हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैविलियर इंडिया। तो हमारा जो सेशन चल रहा था एनडीए पीवाईक्यूज के डिस्कशन का, अभी क्या चल रहा है हमारा एनडीए पीवाईक्यू का डिस्कशन चल रहा है। तो एनडीए पीवाईक्यू डिस्कशन में हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व किया है 2026 का। 2026 का फर्स्ट अभी एक ही तो हुआ है, उसी का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 50 क्वेश्चंस पीवाईक्यू इंग्लिश का चल रहा है। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनडीए 2025 सेकेंड का 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन है। जो हम लोगों ने कल किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। आज जो हमको पहला क्वेश्चन मिलेगा वो किसका क्वेश्चन है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। ये पार्ट ए इंग्लिश शुरू हो रही है। इंग्लिश के पार्ट में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे? गैट में इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो आज तो हम लोगों को पैसेज मिली है, अनसीन पैसेज। तो जिन लोगों ने अभी 2026 का फर्स्ट वाला दिया होगा वो तो ये कहेंगे कि सर इसमें पैसेज तो पूछा नहीं जाता। तो देखो लो, पैसेज पूछा जाता है, ओरिजिनल पेपर है, मैंने टाइप नहीं किया है, तो पैसेज पूछा जाता है। अब इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहली सलाह जो मैं पेपर सॉल्व करने के तरीके में बताया था कि डोंट स्टडी द पैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टडी द क्वेश्चंस ऑफ पैसेज, 5 क्वेश्चंस। जब पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में पता लगा 20 डेटा दिया हुआ है, हमको 5 डेटा की जरूरत है, 5 क्वेश्चन है, 5 डेटा दिमाग में रखो। उसके बाद पैसेज पढ़ते समय जब वो डेटा आंखों के सामने टकरा जाए तो आंसर मिल गया, अदरवाइज अवॉइड करो फालतू डेटा को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन नहीं देखना। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू 20th सेंचुरी एडवांसेस नॉट सीम सस्टेनेबल। इन्होंने कहा कि 20th सेंचुरी के जो एडवांसेस हैं, 20th सेंचुरी में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स जो 20th सेंचुरी के दिख रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं दिख रहे, नॉट सीम सस्टेनेबल, सस्टेनेबल नहीं दिख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो ये सारे रीजन दिए हैं, लेकिन जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें 20th सेंचुरी के एडवांसेस में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन होगा, वहां से हमको आंसर मिलेगा कि एक्चुअली रीजन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट पुशेस फार्मर्स इनटू प्लेसेस अनसुटेड फॉर एग्रीकल्चर। वो कौन सी चीज है जो फार्मर्स को उन प्लेसेस में पुश कर रही है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। मतलब वो प्लेसेस जो एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल है, वहां फार्मर्स को पुश करने वाली कौन सी फोर्सेज हैं, क्या चीजें हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। याद रखिएगा क्या पूछा है, नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज रिस्पांसिबल नहीं है? नहीं है तो खास तौर से ध्यान रखिएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द आंसर इन पैसेज अबाउट द प्रोस्पेक्ट। तो उन्होंने कंक्लूजन पूछा है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट को लेकर के ऑथर का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन में मतलब हम लास्ट की 2-3 लाइनें देखेंगे, वही कंक्लूजन होगा। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन पूछा है इनकर्शन का। इनकर्शन की मीनिंग देने वाला इसमें से कौन सा वर्ड है? ठीक है, देख लेते हैं। इनकर्शन का मतलब एक तरह से अटैक होता है। इनकर्शन की मीनिंग क्या होती है? एक तरह से अटैक है। तो अटैक की मीनिंग में कौन सा वर्ड मिलेगा पैसेज पढ़ते समय देखेंगे। एक अटैक के सेंस का कोई वर्ड देखना है, दूसरा ऑथर का कंक्लूजन एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में, और कौन सी चीज है जो फार्मर्स को उस जगह पुश कर रही है जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए इनमें से कौन रिस्पांसिबल नहीं है, और 20th सेंचुरी के एडवांसेस सस्टेनेबल क्यों नहीं लगते हैं। ठीक है ना। चलिए अब पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। तो छोटा सा पैसेज है, पढ़ के देखते हैं। लिखा कैन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मीट ह्यूमन नीड्स इन द लॉन्ग रन। ये सवाल से शुरू किया हमने। इन्होंने कहा सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस, मिल गया हमको काम। सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस गिवन इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो किन चीजों को इंक्रीजिंग कॉस्ट, गिवन मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इंक्रीजिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, डू नॉट सीम सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं लगते हैं। मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए 20th सेंचुरी के एडवांसेस बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लगते। अब इन्होंने कहा कि फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट विल नॉट बी अचीव्ड इजीली। इन्होंने कहा कि जो इंक्रीज है आउटपुट में, प्रोडक्शन में जो आउटपुट की हमको जरूरत पड़ेगी वो हम आसानी से पा नहीं पाएंगे।
ग्लोबल ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये देखो लिखा है क्यों ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ हुई शोइंग साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। हालांकि ग्लोबल जो पॉपुलेशन है कुछ उसके साइन दिख रहे हैं कि पॉपुलेशन घट रही है, लेकिन अब ये सोच लो कि मान लो 5% की स्पीड से बढ़ रही थी, 1% घट रही है, मान लो मतलब गिरावट दिख रही है, 5% से घट के 4% हो गई या 3% हो गई, फिर भी बढ़ तो रही है, ठीक है। तो हालांकि इसमें डाउन के साइन है, हैड पुश्ड फॉरवर्ड्स, हैड पुश्ड फॉरवर्ड्स एंड हर्डल्स इनटू एरियाज अनसुटेड टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये देख लो, ये सीधे सीधे रीजन देख दिया है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो फार्मर्स को और हर्डर्स को, हर्डर कौन होते हैं, पशुपालन करने वाले, फार्मर्स और हर्डर्स को ऐसी एरियाज में पुश कर दे रहा है जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यही बात। एक्सीलरेटिंग, ये क्या कर रहा है, ग्लोबल पॉपुलेशन क्या करे, एक्सीलरेटिंग वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल डिसरप्शन, इससे वर्ल्ड वाइड इकोलॉजी डिसरप्ट हो रही है। कैसे हो रही है, रिजल्ट्स ऑफ अरेबल लैंड, अरेबल बहुत अच्छा वर्ड है, कभी सिनोनिम में पूछ लेते हैं। अरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य, अरेबल लैंड मींस अ लैंड व्हिच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अरेबल मींस फर्टाइल, प्रोडक्टिव, ओके। तो जो फर्टाइल लैंड का रिजल्ट था और जो फ्रेश वाटर का, ये सब क्या हो गया, डिमिनिश का घटता चला जा रहा है, ये खतरे के लेवल पर। केमिकल रन ऑफ्स हैव कंपाउंडेड पोल्यूशन, जो केमिकल का यूज किया जा रहा है वो पोल्यूशन बढ़ा दिया है। इन्वेजन, इन्वेजन यही है अटैक का वर्ड, इन्वेजन का मतलब क्या होगा, आक्रमण, अटैक। तो हमें पांचवें क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, जो अटैक का सिमिलर वर्ड पूछा था। इन्वेजन ऑफ नेचुरल हैबिट्स, हैबिटेट मतलब क्या हुआ, जानवर जहां रहते थे नेचुरल हैबिटेट, वहां पर भी हम लोग इन्वेजन कर दिए हैं, तो वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं बेचारे, उनके रहने की जगह नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है, हैज बीन सीवियर इन द लास्ट 100 years, पिछले 100 साल में रेगिस्तान का विस्तार होता जा रहा है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न मैक्सिको एंड अमेरिकन साउथ वेस्ट में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, जो इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के टर्निंग के ऊपर, टर्निंग के नीचे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी श्रंक हो जा रहे हैं, वो भी घट रहे हैं बाय 1/2, कितने, 1/2 मतलब आधे घट गए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से। विद एग्रीकल्चरल प्रेशर बढ़ा काफी, causing 3/4 ऑफ दैट लॉस। तो अब ये जब लैंड घट जाएगा तो एग्रीकल्चरल प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, कम जमीन को ज्यादा उपजाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है ये कम दोषी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की फॉरेस्ट लैंड को कम करते जा रहे हैं। ये हैड प्रोड्यूस्ड इट्स शेयर ऑफ कैटास्ट्रोफी, ये भी जो कैटास्ट्रोफी है, जो विनाश हो रहा है, जो डिजास्टर हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इससे अछूती है। गवर्नमेंट कहते हैं रेंजिंग फ्रॉम टेरिबल फेमाइन, अब इस सबका जो कैटास्ट्रोफी है, जो गवर्नमेंट की वजह से या जो हम लोगों की वजह से, ह्यूमन की वजह से जो डिजास्टर या जो कैटास्ट्रोफी आ रही है, उसमें क्या हुआ था, एक बार टेरिबल फेमाइन हुआ था। फेमाइन मतलब अकाल पड़ा था चाइना में, कब 1958 से 1967 के बीच में, जिसमें करीब 30 बिलियन लोग मर गए थे। तो अमीर लोग तो मरे नहीं होंगे, गरीब मरे होंगे, तो फर्क क्या पड़ता है इस सरकार को। एंड डिस्ट्रॉयड अरल सी, और उसी फेमाइन में अरल सागर था, अरल सागर सूख गया। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन, हर चीज को अपने दिमाग में रख करके, हर चीज को कंसीडरेशन में रखने के बाद धीमे धीमे होपफुल अबाउट ह्यूमन काइंड्स एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट। अब देखो ये कंक्लूजन है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ उन्होंने क्या कहा, वी मे रिमेन होपफुल, हम होपफुल है ह्यूमन काइंड की एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट को लेकर के। बट पहले कहा इन्होंने होपफुल का मतलब क्या हुआ, इनका कंक्लूजन पॉजिटिव है, बट लगा दिया तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब वी कैन स्कार्सली लुक फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिकली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी। जिन्हें का 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा मतलब स्कार्सली इस चीज को मीट कर पाएंगे। तो जो कंक्लूजन है राइटर का, कंक्लूजन में होपफुल भी है बट एफ्रेड भी है। इन्होंने कहा ना, मतलब वी कैन स्कार्सली लुक फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब हम शायद ही ऑप्टिमिस्टिक हो पाए, और यहाँ पे बट लगा
तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। हमको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। व्हाई डू 20th सेंचुरी एडवांसेस इन नॉट सस्टेनेबल, क्यों वजह थी, क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह थी पॉपुलेशन। तो कहीं पॉपुलेशन का आंसर है। डू नॉट मीट ह्यूमन नीड्स नहीं है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं है। बिकॉज आउटडेटेड फॉर द करंट टाइम ये भी नहीं है। दे आर यूजफुल बट इंटेंसिव, हाँ ठीक है। इंक्रीजिंग कास्ट होगा, इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन दिया नहीं है। तो हम लोगों ने शुरू में क्या देखा था, यहाँ देखो, यहाँ लिखा था कैन, यहाँ देखो, सिंस 20th century advances given increasing cost, ये क्या लिखा है, given increasing cost, कॉस्ट को ध्यान में रखो, ये है इंक्रीजिंग कॉस्ट को ध्यान में रख करके ये हमको सस्टेनेबल नहीं लग रहा, सीधे सीधे लिखा हुआ इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है ना, इंक्रीजिंग कॉस्ट ये रिस्पांसिबल है कि वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट pushes farmers into places into unsuited agriculture। तो ये आंसर यहाँ पे मैंने आपका निशान लगा रखा था, क्या दिया था, ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, और यहाँ क्या लिखा, हैज पुश्ड फार्मर्स इन हर्डर्स इनटू एरिया अनसुटेड फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सीधे सीधे देखा पॉपुलेशन ग्रोथ इसके लिए रीजन है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ठीक है ना, सीधे सीधे। पहले भी मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। तीसरा है क्वेश्चन कि नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए ग्लोबल पॉपुलेशन रिस्पांसिबल है, तो ये ट्रू है बिल्कुल। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स, ये भी है, कहा था उसमें कि बहुत ज्यादा केमिकल यूज से पोल्यूशन बढ़ गया है। डेजर्टिफिकेशन, सीधी सी बात है कि 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ गया, डेजर्टिफिकेशन बढ़ गया है, रियाज भी बताए थे कहां कहां बढ़ा है। वर्ल्ड वार सेकेंड का इसमें कोई रोल नहीं है, ये है पास, तो ये रहा आपका आंसर डी वाला, वर्ल्ड वार सेकेंड का। भाई अभी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में वर्ल्ड वार सेकेंड का तो कोई मतलब नहीं है, इन्वेजन बढ़ा है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा दखल कर दिया है जंगलों में, लेकिन वर्ल्ड वार सेकेंड का इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में कोई रोल नहीं था, तो वर्ल्ड वार सेकेंड इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कंक्लूजन क्या था, तो कंक्लूजन अभी हम लोगों ने देखा था, राइट है, एक सेंटेंस के हाफ पार्ट में होपफुल है और हाफ के बाद बट लगा के कह रहे हैं कि वी आर स्कार्सली होपफुल, वी स्कार्सली लुक फॉरवर्ड टू, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो होपफुल, इन्होंने कहा ऑथर इज बोथ, होपफुल भी है और स्केप्टिकल भी है अबाउट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। वेरी होपफुल नहीं, ऑथर इज स्केप्टिकल, आपका स्केप्टिकल भी नहीं है, तो क्या होगा बताइए, तीन में कोई आंसर मिल रहा है क्या आपको? तो अभी तो ये लग रहा है उसमें क्या होगा कि होपफुल भी है और स्केप्टिकल भी है, डाउट भी है, होपफुल भी है, बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। यहाँ लिखा नाइदर होपफुल नॉट स्केप्टिकल, ये भी नहीं होगा, गलत होगा, होपफुल भी है स्केप्टिकल भी है। मन करे तो एक बार फिर से दिखा रहा हूं, आप लोगों को डाउट होगा। यानी वी मे रिमेन होपफुल अबाउट ह्यूमनकाइंड्स एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट, वहां पॉजिटिव है, बट वी कैन स्कार्सली लुक फॉरवर्ड, नेगेटिव भी है, तो होपफुल और होपफुल भी है और वो क्या है, डाउटफुल भी है, तो दोनों, ये वाला आंसर ही सही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। इनकर्शन का मतलब अटैक होता है, और मैंने आपको कहा था इन्वेजन एक वर्ड इसमें आया था जिसका मतलब होता है हमारा इन्वेजन जंगलों में बढ़ गया है, हम जंगलों में अटैक ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ गए। इंटेंसिव आप लोग जानते हो, लगेगा सीवियर लगेगा नहीं, इन्वेजन नहीं लगेगा, इनकर्शन का इन्वेजन अटैक के सिलसिले में वही एक वर्ड आएगा। तो 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वी हैव डन 5 क्वेश्चंस। अब ये रहा आपका डायरेक्शन इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्वेश्चन है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, ये देखो एक साथ में आपको क्वेश्चन एबीसीडी चारों मिल रहा है, ठीक है, चलिए शो करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन है आयुषी, क्वेश्चन तो पढ़े भाई, आयुषी यहां से है, ये अब आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा। आयुषी सेड टू द ग्रुप, सेड टू की जगह टोल्ड हो सकता है या सेड की जगह कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा वी, ठीक है ना, वी, तो वी कौन है, आयुषी को लेकर के, आयुषी यहां से लगाएंगे तो वी की जगह क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और सेड पास्ट में है तो हैड का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है ना, हैड, और ये हैड रहेगा, तो हो गया दे हैड इनफ ऑफ सफरिंग टुडे, टुडे को दैट डे में चेंज करना पड़ेगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसी पे हम एलिमिनेट करेंगे आंसर्स को।
और इस इज का क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। इतनी चीजें जिसमें मिल जाए। तो ऐसे टोल्ड द ग्रुप दैट, यहाँ पे देखें आई सी टोल्ड द ग्रुप, टोल्ड करेक्ट हो गया, दैट डे करेक्ट हो गया, हैव करेक्ट हो गया, इनफ ऑफ समथिंग दैट डे, टुडे का दैट डे लगा ठीक है, इसके बाद ये वाज लिखा हुआ सही है। तो पहला वाला आंसर एकदम से करेक्ट निकला। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो देख लीजिए, आस्क हो ही नहीं सकता क्योंकि वो असर्टेड सेंटेंस है, क्वेश्चन लगा नहीं सकते हो। दूसरी बात देखोगे तो टुडे का दिस डे इन्होंने बताया जबकि टुडे का दैट डे होता है, दो गलतियां निकल गई, इतना काफी है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए, बी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आया आल्सो टोल्ड द ग्रुप दैट दे हैव, ठीक है, यहाँ एक हेड लगा था, दो हेड होना चाहिए था, वी हैव हैड था तो दे हैड होना चाहिए, दो हेड लगने चाहिए थे, ये गलत हो गया। दूसरी बात नीतीश का ही रह गया, गलत हो गया। अब डी में देखो क्या करते हैं, टू द ग्रुप दैट बी को दे में करना चाहिए था, नहीं बदला, दिस को दैट में करना चाहिए था, नहीं बदला, कितनी गलतियां चाहिए भाई। क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए एक गलती काफी है, यहाँ तो दो दो तीन तीन गलतियां एक एक ऑप्शन में मिल रही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं जो उसका सही हो सके। दूसरा देखो, यहाँ लिखा एलास, एलास मतलब क्या होगा, दुख का एक्सप्रेशन होता है, एलास मतलब अफसोस होता है। वी लॉस्ट द मैच, कैप्टन ने कहा वी लॉस्ट द मैच, तो कैप्टन ने कहा वी, तो कैप्टन अकेले तो है नहीं, पूरी टीम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दे हो जाएगा। और लॉस्ट क्या है, लॉस्ट वर्ड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हो जाएगा हैड लॉस्ट, हैड लॉस्ट, पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। तो दे हैड लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट, कैप्टन ने अफसोस पूर्वक ये बात कही है। चलिए देखें किसमें एक्सप्रेशन सही सही आ रहा है। कैप्टन रिग्रेटेड, रिग्रेट एलास, अफसोस करने के लिए रिग्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं। रिग्रेटेड दैट दे हैड लॉस्ट, कैप्टन वी की जगह दे लगा, ठीक है, हैड लॉस्ट क्योंकि लॉस्ट सिंपल प्लेन था, पास्ट इंडेफिनिट था, हैड लॉस्ट लगा, करेक्ट हो गया। तो ए वाला ऑप्शन तो करेक्ट आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तीन में कोई एलिमिनेशन करते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्यों गलत है, तीसरा क्यों गलत है। कैप्टन रिग्रेटेड दैट, ये भी ठीक है, दे लॉस्ट, यहाँ देख सकते ठीक है, लेकिन लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी बच्चे, यहाँ पर क्या थी, वी लॉस्ट, वी लॉस्ट ऐसे था, वी लॉस्ट, लॉस्ट क्या है, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका चेंज क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता, तो हैड लॉस्ट होना चाहिए था। इस वजह से आपका ये वाला जो लॉस्ट है ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में आ गया एक्सक्लेम दैट, एक्सक्लेम केवल एक्सक्लेम नहीं, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद ग्रीफ, दुख कर व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ होना चाहिए था, मीनिंग एक्सप्रेशन भी गलत हुआ। और दूसरी बात इसमें चौथे में टू में लिखा, एलास को चेंज करो तो सीधे टोल्ड नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें फीलिंग और एक्सप्रेशन है, तो टोल्ड गलत हो जाएगा। मतलब हमारा पहला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। यहाँ जो वेयर वर यू लास्ट वीक, वेयर वर यू लास्ट वीक, आलोक सीधा, तो आस्क हो जाएगा वेयर वर यू, तो वेयर का वेयर होगा, वर है, यू पहले हो जाएगा, यू पहले आना चाहिए, तो यू क्या हो गया, सीधा है, सी हो गया, वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन होना चाहिए, वेयर शी हैड बीन। लास्ट वीक का लास्ट वीक भी चेंज होता है, ठीक, तो टोल्ड यहाँ पे लगा, नहीं हो सकता, पहला अक्षर टोल्ड में गया, वेयर शी हैड बीन, ठीक है, द वीक बिफोर, करेक्ट। दूसरे में आ जाओ, वेयर शी वाज नहीं होगा, वाज से हैड नहीं होता, अगर डायरेक्ट में वाज या वर लगा होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड बीन हो जाता है, एक गलती हो गई। अब इसमें नालो आश लगा, वेयर शी हैड बीन तक ठीक है, लास्ट वीक का द वीक बिफोर होना चाहिए था, तो सी और डी भी गलत हो गया, मतलब इस वाले ए वाले ये भी गलत था, इस वाले के अलावा और कोई सही नहीं है, बाकी तीनों गलत हो गए, ए गलत, सी गलत, डी गलत, केवल बी वाला बचा। तो तीन क्वेश्चन ये हो गए। अब आते हैं हम लोग एक्टिव एंड पैसिव में। तो अगला क्वेश्चन किसमें चेंज करना था, पैसिव वॉइस में चेंज करना था। 2026 में एक क्वेश्चन नरेशन का, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का था, इसमें 3 क्वेश्चन नरेशन का था, 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का है। तो क्वेश्चन लिखा है द किंग हु द पीपल लव्ड, द किंग हु द पीपल लव्ड, द किंग बिल्ट, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है वाज बिल्ट। द कैसल 5 सेंचुरी जो वो, तो होगा द कैसल वाज बिल्ट बाय द किंग, बाय द किंग ये बनेगा। हु द पीपल लव्ड, तो अब यहाँ हो जाएगा हु पीपल लव्ड, पीपल सब्जेक्ट हो गया, लव्ड वर्ब, तो ये क्या हो गया, हु वाज लव्ड, क्योंकि ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हु वाज लव्ड बाय द पीपल, ऐसे। द कैसल वाज बिल्ट 5 सेंचुरी एगो, तो कैसल वाज बिल्ट ठीक है, 5 सेंचुरी से वो ठीक है, बाय द किंग ये भी ठीक है, हु वाज लव्ड
बाय द पीपल, ये वाला तो एकदम से करेक्ट हो गया। दूसरे में गलती क्या है, द कैसल वाज बिल्ट 5 centuries ago, ठीक है, बाय द किंग, ये भी ठीक था। हु लव्ड द पीपल, अब यहाँ लिखा हु लव्ड द पीपल, ये एक्टिव वॉइस है जो जनता से प्यार करता था, जबकि यहाँ लिखा हुआ है जनता जिसको प्यार करती थी, हु लव्ड पीपल, ये गलत हो गया। यहाँ सेंटेंस है कि जनता राजा को प्यार करती थी, यहाँ लिखा है राजा जनता को प्यार करता था, तो ये सेंस गलत हो गया। द कैसल बिल्ट, कैसल के बाद सीधे में भी सेकंड फॉर्म लगा दोगे, एक्टिव वॉइस हो गया। और किले ने नहीं बनाया था 500 साल पहले, ठीक है ना, या वाज लगना चाहिए था, कैसल वाज बिल्ट, द कैसल वाज बिल्ट, ठीक है, 5 centuries ago, ये भी ठीक है, बाय द पीपल, पीपल ने किला नहीं बनवाया था, ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला है कि पूरी तरह से सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, देखा द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स, 400 इंजीनियर्स, ये आ जाएगा पहले 400 इंजीनियर्स। अब ये हैज है तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड, ये हो गया, ठीक। उसके बाद क्या, हु विल हैव टू, अब यहाँ हो जाएगा विल हैव टू बी कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप, और यहाँ हो जाएगा एन इंटर्नशिप विल हैव टू होगा, विल हैव टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। आइए यहाँ देखते हैं, 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, ये तो ठीक है, 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, ये ठीक है। एंड एन इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक्स विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय द, ये भी करेक्ट है, एकदम करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन एकदम से ठीक ठीक आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला वाला आंसर हुआ। इसमें दूसरे में क्या गलती है, देखो 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, इतना तो एकदम ठीक है। आगे लिखा है दे विल हैव टू कंप्लीट, तो दे विल हैव टू कंप्लीट में ये एक्टिव वॉइस हुआ, पहला वाला पार्ट पैसिव वॉइस का हुआ, दूसरे वाला एक्टिव वॉइस का हुआ, तो दूसरे को भी पैसिव में चेंज करना चाहिए था, दो सेंटेंस है तो दोनों पैसिव में चेंज हो गया, आधा पैसिव में चेंज किया, आधा नहीं किया, गलत हो गया। कंपनी हैज बीन रिक्रूटेड, कंपनी को थोड़े ना भर्ती किया गया था भाई, पहले पार्ट गलत हो गया। 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, आधा सही हो गया। आगे लिखा इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक्स विल हैव हैड टू बी, ये क्या हुआ, विल हैव हैड कहां से आ गया, विल हैव टू बी कंप्लीटेड होना चाहिए था, हैड फंक्शन में आ गया, ये भी गलत हुआ। मतलब जो हम लोगों ने ए लगा दिया था करेक्ट, वो एकदम से करेक्ट है, बस ये बाकी और इसलिए कर रहा था क्योंकि आपके मन में कहीं ये डाउट ना हो कि ये बी क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकते हैं, ये जरूरी था बताना ना, तो एलिमिनेट किया उसको, ठीक है। टाइम 10 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आप उसको विधिवत अच्छे से समझ के पढ़ो। अब ये आ गया पेयर वर्ड्स, ठीक है ना। डायरेक्शन, दो वर्ड है, डायरेक्शन तो गोली मार सीधे आओ, सेल्डम और ऑफन। सेल्डम की मीनिंग क्या होती है, मतलब रेयरली होती है, मतलब ये नेवर के करीब है, 99% नेगेटिव होता है, सेल्डम मतलब शायद ही कभी, और ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है ना, अक्सर, प्रायः, यूजुअली। तो इस मीनिंग में कहाँ है, यहाँ लिखा है सेल्डम मींस हार्डली एवर, ठीक है, एंड ऑफन मींस टाइम एंड अगेन। ऑफन का ये टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है, अक्सर, प्रायः, तो ये ऑफन नहीं होता है टाइम एंड अगेन, करेक्ट, पहला वाला सही है। दूसरा सेल्डम मींस टाइम एंड अगेन, याद क्या, सेल्डम मींस टाइम एंड अगेन नहीं हो सकता, यहाँ लिखा सेल्डम मींस नेवर, ठीक तो नहीं है, लेकिन ऑफन का मतलब नॉट एट ऑल, ये गलत हो गया। यहाँ सेल्डम मींस फ्रीक्वेंटली, गलत हो गया, मतलब फाइनली हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चे, ओवरव्यू एंड रिव्यू। ओवरव्यू एंड रिव्यू क्या होता है, रिव्यू का मतलब एक तरह से जब हम तो रिव्यू लेते हैं ना, तो रिव्यू का मतलब किसी चीज को वैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करते हैं, किसी को मूल्यांकन करते हैं, एक तरह से असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना, असेस करना किसी को। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, एक जनरल आइडिया होता है किसी चीज पर, ओवरव्यू जो है जनरल आइडिया। तो यहाँ ओवरव्यू का मतलब असेसमेंट गलत हो गया, यहाँ ओवरव्यू का मतलब जनरल आइडिया, ठीक है, एंड रिव्यू मींस असेसमेंट, ठीक है, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, बी वाला करेक्ट हुआ। अब तो सी डी में गलत तो है, लेकिन मैं चूंकि डिस्कशन करा रहा हूं, तो दिस इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू ऑल द ऑप्शंस व्हाई सी एंड डी आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ओवरव्यू का मतलब जनरल एनालिसिस होती है, ओवरव्यू में समरी, ठीक है, चल जाएगा।
इवेल्युएशन में रिव्यू असेसमेंट होता है, लेकिन ये ओवरकम का मतलब समझ ही नहीं होती है ना। काम चलाओ है, देखिए जब हमको एक सुटेबल मिला है तो क्यों हम काम चलाओ करते हैं। 13 पे आ जाओ। ओवरकम का मतलब क्या होता है? ओवरकम का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम से उबरना। सपोज आपके अंदर डर बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, आप अपने उस डर से, अपने एंजाइटी से बाहर आते हैं, ठीक। तो जब आप अपने उस डर और एंजाइटी से बाहर आते हैं तो उसको कहते हैं ओवरकम कर लिया, हमने अपने डर को ओवरकम कर लिया। तो ये होता है जीतना, ड्राइव करना। ओवरकम मींस ड्राइव, करेक्ट है। और सक्सीड का मतलब अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर लेना, सक्सेस होती है। तो ओवरकम मींस ट्रायम्फ ओवर एंड सक्सीड मींस अचीव समथिंग। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। अब यहां देखो, ओवरकम का मतलब अचीव करना नहीं होता, सक्सीड मतलब होगा अचीव करना। यहाँ ओवरकम का मतलब होगा सक्सेसफुल, बिल्कुल नहीं भाई, सक्सेसफुल होगा अचीव करना। ओवरकम सक्सेसफुल नहीं होगा, अचीव का ठीक किया मैंने। ओवरकम मींस विनिंग, ठीक है, ये तो हो गया। ओवरकम मींस विनिंग। सक्सीड मींस राइज अबव, ये नहीं होगा, गलत हो गया। तो पहला ही ऑप्शन इसका था, ठीक। या सक्सीड का मतलब राइज, ऊपर उठना नहीं होता, आप अपने टारगेट को पा लेते हैं, वो सक्सेस होती है, ठीक है। एम्बेड और इम्ब्यू, ये क्या होता है? एम्बेड और इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है आपके अंदर कोई फीलिंग इनकलकेट कर देना, इंस्टिल कर देना। या इनकलकेट, एक वर्ड होता है इनकलकेट कर देना, आप किसी के अंदर कोई फीलिंग भर देना। और एम्बेड का मतलब होता है, एम्बेड का मतलब किसी कहीं पर कोई चीज, सपोज करो जैसे मान लो दीवार है, दीवार बन गई है, उसमें आपको एक खूंटी डालनी है या कोई चीज मतलब उसमें फिट करना है, तो उसमें कोई चीज फिट कर देना, ठीक है ना, उसको कहते हैं एम्बेड कर देना। तो एम्बेड का मतलब इंस्टिल नहीं हो सकता, पहला भी। एम्बेड का मतलब इम्प्लांट, ठीक है, और इम्ब्यू का मतलब इंस्टिल, तो ये ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट है, ठीक है। तीसरे में है एम्बेड मींस एक्सेप्ट, नहीं होगा। एम्बेड मींस इंक्लूड, इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, तो गलत हो गया। केवल दूसरा वाला है तो एकदम से सही है। तीसरे वाले में आप इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मतलब क्या होता है? फ्रीडम, किसी को आप फ्रीडम दे रहे हो, फ्री कर रहे हो, गुलामी से मुक्ति दे रहे हो। एम्पावर का मतलब क्या होता है? किसी को अधिकार दे देना, टू गिव राइट। एम्पावर का मतलब टू गिव राइट, किसी को हम अधिकार दे दे रहे हैं, ये हो जाएगा। तो इमेंसिपेट का मतलब अथॉराइज नहीं हुआ, अथॉराइज नहीं होता, अधिकार देना इमेंसिपेट करना नहीं होता। इमेंसिपेट मतलब आजादी देना, तो यहाँ इमेंसिपेट मींस लिबरेट, ठीक है। एम्पावर मींस अथॉराइज, ये भी ठीक है, अधिकार है। बी वाला एकदम से करेक्ट आया। यहाँ इमेंसिपेट का मींस लिबरल, लिबरल नहीं लिबरेट होता है, लिबरेट लिखिए तब सही उत्तर गलत हो गया। यहाँ इमेंसिपेट मतलब फ्रीडम, ठीक हो गया। देखिए एम्पावर का मतलब एनकाउंटर, ये बिल्कुल गलत हो गया, तो ये गलत है। ए बी, ए सी और डी गलत है, केवल बी है जिसमें दोनों वर्ड की सही मीनिंग दी होगी। ये वर्ड मीनिंग के क्वेश्चंस है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। करना क्या है, इसमें मीनिंग बतानी है आपको, मीनिंग, मीनिंग बतानी है। तो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड क्या? इंस्टिल है। और अभी इंस्टिल का मतलब क्या होता है? इनकलकेट, मैंने आपको बताया था। इनकलकेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर आप कोई फीलिंग भर दे रहे हो, किसी व्यक्ति के अंदर कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई टैलेंट, कोई इस तरह की कोई चीज भर दे रहे हो, वो होता है इनकलकेट या इंस्टिल। या एक बार उसी में था ना, इम्ब्यू कर देना, अभी थोड़ी देर पहले मिला था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो इंस्टिल, द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट्स। तो इंस्टिल कर दिया मतलब इनकलकेट कर दिया, यही मैं कह रहा था। इनफर कंक्लूजन निकालना, एराडिकेट साफ कर देना, मिटा देना, और अनलाइक का मतलब आप लोग जानते हो डिफरेंट नाम होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं 17 में, मीनिंग बतानी है। एलिजियंस है, एक वर्ड दिया है एलिजियंस, मीनिंग निकालो। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्सप्रेस देयर एलिजियंस टू देयर लीडर। अगर एलिजियंस की मीनिंग नहीं आ रही है तो सेंटेंस पढ़ के देखो। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी लीडर के प्रति अपनी एलिजियंस दिखाई। एलिजियंस का मतलब क्या हो गया? कमिटमेंट हो गया, लॉयल्टी हो गई, फेथफुलनेस हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या है? कमिटमेंट, ये लगा आपका आंसर एलिजियंस के लिए एकदम एग्जैक्ट वर्ड।
डिसलॉयल्टी अपोजिट चला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग और अनलाइकली तो कोई लेना देना नहीं है, ये दो लेना देना था। डिसलॉयल्टी एंटोनिम पूछा जाता तब, कमिटमेंट अगर सिनोनिम पूछा है तब। नेक्स्ट आते हैं इनस्क्रूटेबिलिटी। स्क्रूटनी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, SCRUTINY। स्क्रूटनी का मतलब होता है जब आप किसी चीज की स्क्रूटनी कराते हैं, जैसे आप एग्जाम में फेल हो गए या कम नंबर आए तो स्क्रूटनी कराते हैं, मतलब बहुत बारीकी से जांच होती है। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, एक तरह से वेरीफाई करना किसी चीज को, ठीक है ना, चेक करके वेरीफाई करना सही है कि नहीं है, जिसको चेक किया जा सकता हो, ठीक है। अब यहाँ इनस्क्रूटेबिलिटी है तो अपोजिट में चला जाएगा, तो मतलब जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अब आ जाओ क्लियरनेस, क्लियरनेस अपोजिट में चला जाएगा, ये होगा नहीं। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मतलब क्या होगा, जब हमको कोई चीज समझ में आ रही हो, तो समझ में आना और अनस्क्रूटेबिलिटी तो अपोजिट हो जाएगा। सीरियसनेस का कोई लेना देना नहीं। मिस्ट्री एक वर्ड दिया है, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य जो हमको जल्दी समझ में नहीं आता, तो जो मिस्ट्री होगा वो अनस्क्रूटेनेबल होगा क्योंकि हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो अनस्क्रूटेबिलिटी का जो सिनोनिम होगा वो मिस्ट्री हो गया। अब आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा था, डॉगी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर फॉल। डॉगी डॉज करना क्या होता है, DODGE। डॉज का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, डॉज देना, कहते नहीं डॉज मतलब डॉज दे के निकल गया, मतलब चकमा देना, चकमा दे के निकल गया, डॉजी बिहेवियर। तो अगर डॉजी बिहेवियर होगा तो कैसा बिहेवियर होगा, चकमा देने वाला, धोखा देने वाला, तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर होगा। प्रिंसिपल अच्छा पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ये डॉजी क्या है, नेगेटिव सेंस में है। प्रिंसिपल उसूलों वाला होगा, ये लगेगा नहीं। ड्यूबियस मतलब डाउटफुल होगा, तो डॉजी डाउटफुल नहीं होता है, ठीक है। और सीधे क्या होगा, डिसऑनेस्ट होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉजी का क्या निकला है, डिसऑनेस्ट मीनिंग निकला है। इंक्रीमेंट अगला वर्ड है। अब इंक्रीमेंट की मीनिंग अगर नहीं समझ में आ रही, सपोज करो फॉर 1 मिनट वी सपोज दैट यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट, सो हाउ टू डिराइव द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पीपल हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर इनटू सी। लोगों को एडवाइस दी गई कि आप समुद्र में वेंचर ना करो, मतलब मछली पकड़ने के समुद्र में ना जाओ, समुद्र में खेलो ओलो मत। थैंक यू राजू जी, इस चाय के लिए थैंक यू, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ठीक। पीपल हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर इनटू सी। लोगों ने एडवाइस की, सरकार ने या IMD ने एडवाइस दी लोगों को कि आप समुद्र में ना जाएं। क्यों ना जाएं, एज मैंने क्योंकि वेदर इज लाइकली टू बी इंक्रीमेंट। जो वेदर है वो इंक्रीमेंट होने वाला है। इंक्रीमेंट की मीनिंग मान लो मुझे भी नहीं आती, और इंक्रीमेंट की मीनिंग मान लो आपको भी नहीं आती, किसी को नहीं आती इंक्रीमेंट की मीनिंग। अगर तो क्या करेंगे बताइए, सपोज करिए कि किसी को इंक्रीमेंट की मीनिंग नहीं आ रही है, तो यहाँ क्या होगा, जब कहा गया कि वेदर इंक्रीमेंट होने वाला है, समुद्र में मत जाओ, इसका मतलब तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, यही तो सेंस निकल रहा है। आ जाओ फिर। यहाँ स्क्वाली, इसका मतलब क्या होगा, नहीं पता है, अगर नहीं पता है तब भी आ जाओ। काम का मतलब शांत, ये होगा नहीं। प्लीजेंट का मतलब अच्छा, ये होगा नहीं। इंडिजेंट का मतलब पुअर, गरीब होता है, तो मौसम गरीब होने वाला है, ये तो होगा नहीं अगर इसकी मीनिंग नहीं है। बाकी तीनों की मीनिंग जानते हो, क्वेश्चन के दोनों वर्ड की, ना इसकी मीनिंग पता ना इसकी मीनिंग पता, लेकिन इन तीनों की तो पता है। जब पता है तो निकल आया। इंक्रीमेंट मतलब आ ही क्या था, तूफान। तो स्क्वाली का मतलब क्या होता है, स्क्वाली का मतलब होता है स्टॉर्मी, स्टॉर्मी, ठीक है। आ गया मीनिंग। क्वेश्चन की भी मीनिंग नहीं पता थी, आंसर की भी मीनिंग नहीं पता थी, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन की मीनिंग पता थी, लग गया आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाया करो, क्या करोगे रख के। अब आता है ये बड़ा बम्पर वाला क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। S1 S6 PQRS आपको ये सेट करना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा तो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें 4 P और ये जो S1 है वो पहला सेंटेंस है, S6 आखिरी सेंटेंस है, बीच में कनेक्ट करना है आपको। तो जब कनेक्ट करना होगा तो बीच में आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। ये कनेक्शन कैसे मिलेगा, चलिए सिखाते हैं, ठीक है। इनको इधर कर लें, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। चलो भाई आप इधर आ जाओ, चुपचाप यहीं पड़े रहे ना। यहाँ से सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड। जो सूफिज्म है
वो एक इंग्लिश वर्ड है, क्वाइंड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मैथमेटिकली क्या होगा, 1801 से लेकर के 1900 तक हम इसको 19th सेंचुरी कहेंगे, ठीक है। इसी बीच में ये वर्ड क्वाइन किया गया था, सूफिज्म। अब इस वर्ड की ओरिजिन पे चलेंगे। यहां लिखा S6 में लिखा इट में आल्सो हैव बीन सुफा, इन्होंने कहा आल्सो, इसकी एक मीनिंग होती है सुफा से लिया गया है, इसका मतलब होता है द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्लेस ऑफ इस्लामिक वर्शिप, ठीक है। अब आल्सो यहां लगा है, इसका मतलब हुआ ये किसके साथ जुड़ेगा, यह है अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। पहले पढ़ देता हूं, यहां पे हो गया लिखा हिस्टोरियंस हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन सेवरल वेज। दिस टर्म किसको कह रहे हैं जरा ये पता करेंगे। दिस टर्म कह रहे होंगे सूफिज्म को। दूसरा आ जाओ, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स कह रहे हैं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सफ का मतलब क्या होता है, वोल। कुछ स्कॉलर्स का मानना है अदर, अब यहाँ पे लिखा सम, यहाँ लिखा अदर्स, मतलब हम क्यू के बाद आर लगाएंगे, 100% श्योर हुआ। अदर्स इसकी मीनिंग निकालते हैं कहां से, फ्रॉम सफ, मीनिंग प्योरिटी। अच्छा, अब ये हो गए जिनकी मीनिंग निकालने वाले। तो क्यू लगा, क्यू में सम स्कॉलर्स है और आर में अदर्स है, तो क्यू के बाद आर लगा दो। और द वर्ड यूज्ड फॉर सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तवस्सुफ। तो ये तो इंग्लिश में क्या था, सूफिज्म, और इन्होंने कहा कि इस्लामी उसमें क्या कहते हैं, ये वर्ड जो सूफिज्म है इस्लामिक टेक्स्ट में उसको तवस्सुफ कहते हैं। तो ये पहला सेंटेंस कर लेते हैं हम लोग, इसको पहला कर लेते हैं। और तवस्सुफ के बाद हम ले लेते हैं हिस्टोरियंस ने इसका सेवरल वेज में इसको मीनिंग दी है। अब हिस्टोरियंस ने अलग अलग मीनिंग दी है, तो इसमें कुछ के अकॉर्डिंग ये, अदर्स के अकॉर्डिंग ये, और कुछ के अकॉर्डिंग ये कर देते हैं। तो पी को क्या करते हैं, एस के बाद लगा देते हैं। एस में इन्होंने कहा सूफिज्म का इस्लामिक टेक्स्ट में क्या मतलब है। फिर शुरू करते हैं, इतिहासकारों का इस वर्ड के बारे में अलग अलग राय है। तो इतिहासकारों से स्टार्ट करते हैं और फिर कहते हैं कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है और कुछ का ये मानना है, कुछ का ये है, अदर्स का ये है। तो SPQR लग गया। तो SPQR देखते हैं कहीं ऑप्शन में है, ये लिखा आपका SPQR, आंसर मिल गया, ठीक है, अरेंज हो गया। क्या दिक्कत है भाई, बिना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब आराम से सेट हो जाता है। इसमें 2 साइड में दिया हुआ है, अच्छा तो थोड़ा मुश्किल होगी, वहां यहाँ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अरेंज कर लेंगे। बिरूनी मतलब अलबिरूनी, नाम सुना होगा। अलबिरूनी महमूद गजनवी के साथ में आया था, इंडिया के बारे में कुछ लिखा उखा है, तो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अलबिरूनी एक्चुअली गजनी का नहीं था, वो कहीं और का था। तो महमूद गजनवी जब वहां पे अटैक किया था तो अपने साथ ले गया था। पूरा इतिहास यहाँ मिल जाएगा, पढ़ के देख लो, हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। अलबिरूनी वाज बोर्न इन 1973। ये हो गया वो कहाँ पैदा हुआ था, ख्वारिज़्म में पैदा हुआ था, जिसको आज उज्बेकिस्तान कहते हैं प्रेजेंट टाइम में। ये बात हो गई। अलबिरूनी के जन्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और आखिरी 6वां सेंटेंस है कि ही अराइव्ड इन गजनी एज अ होस्टेज, बंधक बना के उसको गजनी लाया गया। कौन ले आया था, वही सुल्तान मोहम्मद। ठीक है। और उसके बाद बट ग्रेजुअली डेवलप्ड लाइकिंग फॉर द सिटी, मतलब आया गजनी, बंधक बना के धीरे धीरे वो शहर को पसंद करने लगे। तो पहले वो जन्म में उसका ख्वारिज़्म में हुआ था, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। ये लिखा है 1017 में जब सुल्तान महमूद ने इन्वेड किया था ख्वारिज़्म पर, तो वो कुछ स्कॉलर्स को अपने साथ लेके आता है गजनी, और अलबरूनी उसी में से एक था। तो ये होगा 1017, मतलब 1017 की घटना है, जब उसको पकड़ के स्कॉलर्स के रूप में ले आया गया। तो अभी तो पैदा हुआ था, अभी वो पकड़ के चला गया, इतनी जल्दी तो लगेगा नहीं। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, उसको कई लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि सीरियन, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत। अरे संस्कृत भी आती थी, ठीक है, ये भाषाएं उसको आती थी। तो ये पकड़ के ले जाने के पहले की घटना होगी, मतलब क्यों जो है वो पीछे पहले लगना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है ख्वारिज़्म वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अलबरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन। ये पहला सेंटेंस होगा। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है वो
उसमें 973 में ख्वारिज्म में पैदा हुआ था। उसके बाद ख्वारिज्म का सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस ये है, ख्वारिज्म उस समय सेंटर था किसका, नॉलेज का सेंटर था, वहीं पे उसको बेसिक एजुकेशन मिलती है। ठीक है, आगे लिखा हाउएवर ही डिड नॉट नो ग्रीक, उसको ग्रीक भाषा नहीं आती थी। अच्छा, although he was familiar with works of Plato and other Greek philosophers, ग्रीक भाषा उसको नहीं आती थी लेकिन प्लेटो से परिचित था वो। यहां कह रहे हैं हालांकि उसको ग्रीक भाषा नहीं आती थी। इसके पहले हम ये बताएंगे कि उसको कौन कौन सी भाषाएं आती थी। तो उसको अरबी वगैरह आती थी, उसके बाद एस लगा देंगे। सबसे पहले होगा आर, आर के बाद वो अरबी वाला सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये लगाते हैं, पहले होगा आर, आर के बाद किसमें, अरबी वाला सेंटेंस है जिसको आता था, तो उसको अरबी वगैरह आती थी किसमें, क्यू में, आर के बाद क्यू लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, क्यू है, उसके बाद आ जाएगा ये, उसको ग्रीक नहीं आती थी तो इसके बाद एस लगा दो। फिर महमूद गजनवी का अटैक करो, महमूद गजनवी का अटैक किया पी में, पी में महमूद गजनवी का अटैक होता है और वहां से फिर चला आता है वो गजनी। तो आर क्यू एस पी किस में दिया हुआ है, आर क्यू एस पी ये दिया हुआ है, आपका बन गया अरेंजमेंट। ठीक है ना, घटनाओं को क्रम में लगाना इतिहास है। अब आ जाओ विजयनगर पे दिया हुआ है एक सेंटेंस, ये भी लंबा चौड़ा है। ठीक है, देख लेते हैं, विजयनगर भी पढ़ लेते हैं। 23 में इन्होंने कहा विजयनगर या सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ सिटी एंड एम्पायर। विजयनगर जो है एक शहर भी था, एक साम्राज्य भी था। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद आखिरी सेंटेंस है दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी, लोग इसको हम्पी मानते हैं। मतलब ये पतन के बाद, यहाँ शुरू हो रही है विजयनगर के राइज से और यहाँ आ रहा है विजयनगर के रूइन से, शुरू हो गया सेंटेंस। ठीक है ना, चलिए अब एक एक करके अरेंज करते हैं। इन इट्स हेडे, हेडे का मतलब उत्थान का दिन, ग्लोरियस डेज, हेडे कई बार पूछा जाता है। इन इट्स हेडे मतलब जब विजयनगर एम्पायर का हेडे था, जब उसका ग्लोरी के दिन चल रहे थे, उस समय की बात है। ये कहां से कहां तक था, कृष्णा रिवर, कृष्णा साउथ में कृष्णा रिवर से लेकर के नॉर्थ में कहां तक, इंडियन पेनिनसुला फ्रॉम द, अच्छा नॉर्थ में कृष्णा मतलब क्या, साउथ में था ये तमिलनाडु में, नॉर्थ में कृष्णा नदी से साउथ में इंडियन पेनिनसुला तक, मतलब एकदम टिप तक जाता था। इतना बड़ा इसका एम्पायर था विजयनगर का। ये तो एक्सपेंशन हो गया। Although it fell into ruin, अब ये तो पतन हो गया। ये क्या था, पॉजिटिव एक्सपेंशन था और यहां से निगेटिव, इस एम्पायर की गिरावट शुरू होती है। अब यहां हो गया कि इन 1565 द सिटी वाज सैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली डिजर्टेड। 1565 में ये शहर तबाह हो गया और लोग इसको छोड़कर चले गए। लिखा है द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। ओ, तो पहला सेंटेंस इसी को करो ना, एस को, एस में इस एम्पायर की फाउंडिंग होती है हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा, एस होता है। उसके बाद हेड ए में आ जाओ, हेड ए में ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि हम एस को पहला मान लेते हैं और पी को दूसरा सेंटेंस मान लेते हैं। ठीक है, मान क्या लेते हैं, पी दूसरा सेंटेंस, दोनों पॉजिटिव है। पहले हो गया, इसको एस्टेब्लिश किया किसने किया था, कब किया था, एस में एस्टेब्लिश होता है और पी में क्या होता है, हेड ए पे आता है, ग्लोरी के डे पे आता है। उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो तुंगभद्रा दोआब में एस और पी, शुरुआत में एसपी कहां है, पहले में ही है, शुरुआत में एसपी और किसी में है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। लगा लो एसपी आर क्यू। आर में पतन ये हो जाता है, सब लोग रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, फिर क्यू में चले जाओगे, ये इसका पतन हो गया, और आज 6 में आ जाओगे, आज भी इसको हम्पी के नाम से याद करते हैं, तो सेकंड वाला आंसर हो गया भाई। चलो ये अरेंज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ये भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन freed India's economy from the low GDP trap that had impeded India's progress। तो हम लोगों ने उपाय किए 90s के दौर में, इंडिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया था, क्राइसिस आ गया था, रिसेशन आ गया था इंडिया की इकोनॉमी में,
तो 90s के ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इसके लिए मेजरमेंट किए थे। उसी में था लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, ठीक है ना। उसने इंडिया की इकोनॉमी को जीडीपी ट्रैप से बाहर निकाला और जो इंडिया के प्रोग्रेस में इम्पीडिमेंट्स थे, जो बाधाएं थे, उनको दूर किया। तो ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ लिखा टुडे इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ये तो रिजल्ट हो गया, सब पॉजिटिव जा रहा है। पी में लिखा इंडिया 3PC रेट, मतलब ये 3% हो गया। इंडिया का 3% जो रेट ऑफ ग्रोथ था एंड अ सेट ऑफ इमरजेंट सर्कमस्टेंसेज लेड टू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन अर्ली 1990s, ठीक है ना। तो ये था इंडिया का 3% रेट ऑफ ग्रोथ और सेट ऑफ इमरजेंट सर्कमस्टेंसेज, मतलब का बहुत इमरजेंसी जैसी कंडीशंस थी उस समय की। उसमें हमारा जो बैलेंस पेमेंट था वो बहुत गड़बड़ हो गया था, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा, हमारे पास पैसा ही खत्म हो गया था, 90s की बात है। फिर लिखा ईज ऑफ बिजनेस, जो ग्लोबलाइजेशन किया गया था तो ईज ऑफ बिजनेस को इंश्योर किया गया और रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट लाइसेंस, इन सबको थोड़ा ईज किया गया, इजी किया गया। तो प्रोडक्शन कोड्स, ये सब चीजें हटा दी गई। तो ये सब कुछ उपाय है, ईज ऑफ बिजनेस किया गया और रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत जो वो जरूरी कर दिया गया। प्रोडक्शन कोटा जो था उसको खत्म कर दिया गया, इन सब चीजों को। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स, ये दीज मेजर्स क्या है? दीज मेजर्स यही जो क्यू में बताए गए हैं उपाय, उन्हीं उपायों के अलावा इंडिया आल्सो टुक लोन फ्रॉम IMF, आल्सो लगा इन उपायों के अलावा। दीज मेजर्स क्यू में लिखा है, क्यू के बाद आर लगाओ सीधे भाई, और क्या, ये उपाय है। उसके बाद टुक अ लोन फ्रॉम IMF से लोन लिया इंडिया ने, ठीक है ना, टू टाइड ओवर द क्राइसिस, इस क्राइसिस से निकलने के लिए। बट आफ्टर 1993 इंडिया हैज नॉट टेकन अनदर लोन फ्रॉम IMF, ठीक है, तो ये अच्छी बात थी। अब लिखा इन अ लैंडमार्क बजट इन 1991 रिस्पॉन्डिंग टू द इमरजेंट क्राइसिस, वही इमरजेंट क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करते हुए, यहाँ पर इमरजेंट क्राइसिस की बात की थी हम लोगों ने, कहाँ पे इमरजेंट क्राइसिस, ये एक इमरजेंट क्राइसिस है। पी में इमरजेंट क्राइसिस है और एस में इन्होंने इमरजेंट क्राइसिस की बात की थी। इंडिया डी लाइसेंस्ड मेनी इंडस्ट्री, इंडिया ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस कर दिया और लिबरलाइज किया इकोनॉमिक पॉलिसी को। तो चलिए बताइए अब इसमें अरेंजमेंट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 में। अभी मैंने 3 आपको कराया, तो बताइए कि इसका अरेंजमेंट कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 24। पहले तो प्रॉब्लम है, 1990s में प्रॉब्लम है और कुछ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की समस्याओं की बात कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया क्या समस्या थी कि 3% ग्रोथ रेट चल रही थी, हमारे पास बैलेंस नहीं था, बिजनेस का बैलेंस नहीं था, पेमेंट बैलेंस कम हो गया था, तो वो समस्या में ही आ रहा, तो पहले इसको कर दो। पी ये पहले हो गया। पी के बाद क्या करेंगे, QR तुम्हारा लगा ही है, ठीक है ना, QR तो सट ही है। इसके बाद क्या लगाओगे, 1991 में बजट आया तो ये सारी चीजें की गई, तो इसको दूसरा सेंटेंस लगा लो। इसके अलावा यहाँ पर भी क्यू में भी कुछ उपाय किए गए, कुछ उपाय एस में किए गए, कुछ उपाय यू में किए गए। तो दीज मेजर्स, ये जो दीज मेजर्स है, दीज मेजर्स में हमें एस और क्यू दोनों के उपाय लेने पड़ेंगे। एस के और क्यू के दोनों में मेजर्स हैं और इसके पहले पी लगा हुआ है, तो क्यू के बाद आर लगाना ही लगाना है, पहले का था अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स। तो PSQR होगा। PSQR कहाँ दिया है, PSQR, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका PSQR, ये वाला, ठीक है। इधर आते हैं, इधर आया आपका क्वेश्चन नंबर 25। S1 में दिया इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज एंड डिप्राइव्ड, बहुत सारे कंट्रीज में लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज और डिप्राइव्ड है, ये पहला सेंटेंस हो गया। अब यहां पे आ जाओ, इन द पास्ट फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड, यहां फोर्स्ड लेबर की बात करें, वही किसके ऊपर,
जो अंडर प्रिविलेज और डिप्राइव्ड, अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको कोई फैसिलिटी, जिनको कोई सुविधा नहीं है, डिप्राइव्ड का मतलब भी वो जो सुविधाओं से विहीन है, वंचित है। आखिरी सेंटेंस में कह रहे हैं कि पास्ट में फोर्स्ड लेबर तरह की एक मजबूरी थी। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है बेगार कराते थे, लोगों से काम करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, काम करवाते थे, पैसा नहीं थे, एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन था गरीब लोगों का, खाने को दे देते थे बस। उसमें क्या हुआ कि ये लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार लोग थे, वो लोग करते थे, मनी लेंडर्स जो थे वो लोग किया करते थे गरीब लोगों पर, दूसरे अमीर लोग गरीब लोगों से बेगार कराया करते थे, बिना मतलब बिना पैसे की मजदूरी, बिना वेतन की मजदूरी कराते थे। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड। बोथ ऑफ दीज किसके लिए कहा गया है? अब ढूंढना पड़ेगा बोथ ऑफ दीज किसको कहा। आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब किसको किसको, तो हमको लगता है एक तो ये हो जाएगा, फोर्स्ड लेबर हो जाएगा, एक आध कोई और चीज होगी, तो एक तो हमको मिल गया। लेकिन अभी ये पहले लग नहीं सकता, पी शुरुआत में लग नहीं पाएगा। जब तक हमको बोथ चीजें मिल नहीं जाती तब तक हम इस सेंटेंस को नहीं लगेंगे। जहां बोथ ऑफ दीज लगा ये तभी लगाएंगे जब हम दोनों कमजोरियों को, दोनों कमियों को पकड़ लेंगे। तो वन सच फ्रॉम, वन सच फॉर्म, तो पहली ऐसी, तो पहली मतलब क्या होगा, एक और होना चाहिए, अनदर फॉर्म। ये वन सच फॉर्म हो गया, अनदर फॉर्म हो गया, तो क्यू के बाद बच्चे क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे, ये हो गया। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज बीन बेगार। बेगार का मतलब वही फोर्स्ड लेबर हो गया या फोर्स्ड लेबर। एक प्रॉब्लम ये थी, एक आ गया, दो में से पी के दोनों में से एक मिल गई हमको। दूसरा, अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इंसानों की खरीद, जिसको गुलामी मतलब गुलामों की तरह खरीदना और बेचना, दूसरा हो गया। अब हम आते हैं आर पे। द मार्जिनलाइज्ड आर ऑफन सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो बीइंग्स। जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे अक्सर उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था, और यहां लिखा है वन सच एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, क्यू में। तो पहले इस एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लें जो आर में दिया है। तो क्यू का जो एक्सप्लॉयटेशन है, सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसका मेंशन कहां है, आर में। तो आर पहले होगा, उसके बाद क्यू होगा, फिर एस होगा, एस होगा, उसके बाद पी लगा है। ये दोनों तरह की चीजों को बैन कर दिया जाए तो लास्ट में पी लगा लो, ठीक है। तो आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी कहीं मिला है, ये मिला आपको ऑप्शन आर क्यू एस पी, ठीक है। तो इस तरह से इसको अरेंज करते हैं। आई होप सीखे होगे कुछ। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हम लोग डिस्कर्स मेकर कहते हैं, डिस्कर्स मेकर्स या एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो एक सेंटेंस होगा, उसमें बताएंगे कि कौन सा फिल कर सकते हो। तो आई कांट बी बॉदर्ड, मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, टू टेल हिम, ये बताने में, व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोचता हूं, ये तुमको बताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे इन्होंने कहा कि आई थिंक, आगे लिखा डैश ही वुड नॉट लिसन टू मी, मतलब मुझे उसको ये बात बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से एनीवे वो मेरी बात को सुनेगा नहीं। तो जब वो मेरी बात को सुनेगा नहीं, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो बताने में, कहने में क्या जरूरत है। तो यहाँ क्या लगाओगे, मीन वाइल का मतलब इस बीच, या ड्यूरेशन के लिए लगता है, यहाँ ड्यूरेशन की बात नहीं है। इन एनी केस मतलब किसी भी सूरत में वो मेरी बात पर ध्यान नहीं देगा, ये लग सकता है। इन द मीन टाइम मतलब हुआ मीन वाइल, मतलब इसी बीच में, तो ये टाइम के लिए लगा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समहाउ मतलब किसी तरह से, तो ये मैनर होता है, हम किसी तरह से कोई काम करते हैं। तो यहाँ सबसे सुटेबल क्या लगा, इन एनी केस। अब 27 में आ जाओ भाई। शुरुआत में पहला ही जो वर्ड आपको लगाना है, डैश इफ द रेफरी पॉइंट्स हिज फिंगर। रेफरी जानते हो फुटबॉल वगैरह में होते हैं, तो जो रेफरी, अगर रेफरी अपना फिंगर पॉइंट आउट करता है तो इसका इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है कि समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया है। तो ऑन द कंट्रेरी अगर रेफरी अपना हाथ उठाता है, व्हाट एवर मोर, इसके अलावा, ब्रीफली, शॉर्ट में, एज रिगार्ड्स, तो क्या लगेगा, तो ये तो लग ही नहीं रहे हैं। पहले इन्होंने कोई बात बताई होगी, ऐसा किया जाएगा तो ये होगा, ऑन द कंट्रेरी, ठीक इसके विपरीत अगर रेफरी अपना उंगली उठाता है तो इसका मतलब किसी ने कुछ गलत किया है। तो ऑन द कंट्रेरी मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा लग रहा है 27 में, क्योंकि ये करेक्ट है। व्हाट एवर मोर, इसके अलावा, इसके ये कनेक्ट मतलब और क्या है इसके अलावा, ये है ही नहीं। ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके पहले कोई बात कही गई, उसके अपोजिट में ये बात कही गई, तो यहाँ पे ऑन द कंट्रेरी ज्यादा सुटेबल है। 28 में आना बच्चे, डैश हैव यू बीन टू द लोकल लाइब्रेरी येट। इन्होंने कहा कि क्या तुम कभी लोकल की किसी लाइब्रेरी गए हो। सॉर्ट ऑफ मतलब प्रकार नहीं, फ्रैंकली मतलब ऑनेस्टली,
ऑनेस्टली हैव यू बीन, इसमें ऑनेस्टली की कौन सी बात है? ऑल द सेम ये भी नहीं लगेगा। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली मतलब इत्तफाकन, इत्तफाकन इंसिडेंटली बाई चांस क्या तुम कभी किसी लोकल लाइब्रेरी गए हो, ये ठीक लग रहा है इंसिडेंटली, तो बाई चांस ज्यादा सही होगा। बाई चांस क्या तुम कभी किसी लोकल लाइब्रेरी गए हो? फ्रेंकली मतलब किसी से सच उगलवा रहे हो क्या? कोई आदमी लाइब्रेरी गया है कि नहीं गया है, इसमें कौन सा सीक्रेट की बात, कौन सी गवाही ले रहे हो? किसी अपराध की गवाही तो है नहीं कि तेरी मुझसे सच सच बताना, यहाँ कौन सा सच बताने की, झूठ बोलने की जरूरत है उसको? तो यहाँ इंसिडेंटली कह रहे हैं, मतलब कोई आदमी है जो लाइब्रेरी वगैरह जाना जिसकी आदत नहीं है, तो कह रहे हैं क्या कभी इत्तफाकन गए हो कि नहीं गए हो? 29 में आ जाओ। डैश वुमेन आर हेल्दियर एंड आर लिविंग लॉन्गर देन एवर बिफोर। Indeed, on an average, they can expect to live 5 years longer than men. इन्होंने कहा कि वुमेन जो है वो आदमियों से ज्यादा हेल्दियर हैं और ज्यादा लाइफ जीती हैं। और सच्चाई ये है कि कह रहे हैं कि कम से कम 5 साल ज्यादा लाइफ होती है औरतों की। तो क्या लगाओगे? टू अ लार्ज एक्सटेंट मतलब काफी हद तक। एज रिगार्ड्स मतलब रिस्पेक्ट के रूप में तो है नहीं। एज फार एज मतलब जहां तक, तो अपनी ओपिनियन रखते हैं। टर्निंग नाउ होगा नहीं। टू अ लार्ज एक्सटेंट मतलब काफी हद तक महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हेल्दी होती हैं और ज्यादा लंबी लाइफ जीती हैं। ये बात ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट लगाओ यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 30 में है, द डिफरेंस इज दैट, अंतर इस बात का है कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ कैरियर दैट आई लव। इन्होंने कहा डिफरेंस इस बात का है कि मैं इस बात के लिए फॉर्चुनेट हूं कि मुझे एक ऐसा कैरियर मिला जिसको मैं पसंद करता हूं, एंड दैट्स आई एम गेटिंग पेड रीजनेबली फॉर इट। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे इसके लिए मतलब रीजनेबली पेमेंट भी मिल रहा है, मतलब पसंद की जॉब मिली है, इससे भी बड़ी बात। तो ब्रीफली तो लग नहीं रहा है। ब्रॉडली स्पोकिंग बोल दिया गलती से, स्पोकिंग निकल गया, स्पीकिंग है। व्हाट इज मोर ये लगेगा। इन कंक्लूजन नहीं, इन्होंने कहा मुझे मेरी पसंद की जॉब लगी है और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट मिल रही है, तो व्हाट इज मोर ये लगाओगे, ज्यादा सुटेबल आएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब होता है जब आप कोई कड़वी बात बोलने जा रहे हो तब लगाते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। सच बोले तो ये है, तो ये तब बोला जाता है ना जब हम कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने जा रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं लगता है। 31 में आओ बच्चों। Dash the government of India has followed the policy of trying to improve relations with its neighbors. Dash इसके बावजूद या कुछ देखिए क्या लगता है, अभी तो कुछ बिना सेंटेंस पढ़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की पॉलिसी को फॉलो करती है। पर्टिकुलर नोइंगली की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं। इन जनरल पर्टिकुलर नहीं लिखता, पर्टिकुलरली लिखा होता तो ज्यादा ठीक था, तो ये भी नहीं लगेगा। इन जनरल मतलब जनरली, सामान्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश करती है, वो पॉलिसी रखती है। तो यह क्या रखो, इन जनरल ज्यादा सुटेबल होगा। चलो कुछ क्वेश्चन और है, मतलब इसी पर तो भर के क्वेश्चन पूछ दिया था इन्होंने, हमको लगता है 10-12-15 क्वेश्चन तो यही वाले थे। कहाँ से शुरू किए हैं हम लोग? 28 से नहीं, और ज्यादा से 26 से शुरू किए हैं, 35 तक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसी तरह का है। 32 में आ जाओ। डैश दिस इशू इज लाइकली टू बी डिस्कस्ड व्हेन द काउंसिल मीट्स। इन्होंने कहा ये संभावना है, लाइकली मतलब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये इशू डिस्कस किया जाएगा जब काउंसिल की मीटिंग होगी नेक्स्ट। तो क्या होगा, एज पर रिपोर्ट ये है, अकॉर्डिंगली लगेगा नहीं, किसके अकॉर्डिंगली, लाइकवाइज ठीक उसी प्रकार से, ब्रीफली इन शॉर्ट नहीं, एज पर रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट्स, जहां तक रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगली मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, इस मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा। 33 में आ जाओ। Dash you needed to consult a physician to have a clear idea of what the disease is about. इन्होंने कहा तुम्हें जरूरत है कि एक फिजिशियन से कंसल्ट करो, एक क्लियर आइडिया होनी चाहिए कि क्या डिजीज, क्या बीमारी है, इस बारे में एक क्लियर आइडिया लेने के लिए आपको एक फिजिशियन से मिलना होगा। इन दैट केस, इन दीज केस, भाई देखो दीज के साथ केस सिंगुलर लगा नहीं होगा। लाइकवाइज मतलब ठीक इसी प्रकार कोई मतलब नहीं है। हेंस फोर्थ मतलब इस प्रकार होगा। इन दैट केस ठीक है, बीमारी की बात है तो इन दैट केस लगेगा ना, मतलब इस केस में आपको किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा बीमारी के बारे में डिटेल जानने के लिए, तो इन दैट केस सुटेबल लगेगा। 34 में आया।
इन द ईयर एगो पीरियड, मतलब एक साल पहले के समय में, एक साल पहले, द करेंट अकाउंट डेफिसिट स्टूड एट 1.3 बिलियन डॉलर या 0.2% ऑफ जीडीपी। अच्छा, एक साल पहले की पीरियड में जीडीपी डेफिसिट अकाउंट इतना था। पर्टिकुलरली मैंने खास तौर से नोटेबली, सीरियसली का मैटर नहीं, अननोइंगली अनजाने में नहीं है, पर्टिकुलरली इन द ईयर एगो, एक साल पहले वाले पीरियड में खास तौर से, या नोटेबली। तो पर्टिकुलरली और नोटेबली में क्या लगेगा, आप लोग सोच के बताओ हमें जरा कायदे से। पर्टिकुलरली पिछले साल या नोटेबली? नोटेबली मतलब उल्लेखनीय है ना, ये है उल्लेखनीय, मतलब रिमार्केबली आएगा, पार्टिकुलरली छोड़ दो, रिमार्केबली लगाओ। हालांकि किसी पर्टिकुलर एरिया के द ईयर एगो पीरियड, एक साल पहले के पीरियड में सुटेबल तो पर्टिकुलरली भी लग रहा है, लेकिन अगर ईयर का दे दिया होता, जैसे 2024, 2023 ऐसे कुछ दिया होता तब हम लगा लेते। जैसे मान लो लिखा होता इन 2023, ऐसे लिखा होता ना, तब हम लगा लेते, पर्टिकुलर इन 2023 ऐसे हो जाता, तब लग जाता। नहीं तो अभी फिलहाल जब चूंकि अनसर्टेन है एक साल पहले वाले में, तो साल को मेंशन तो किया नहीं, तो पर्टिकुलरली नहीं, नोटेबली फिर ज्यादा ठीक लगेगा। 35 में आ जाओ। डैश द रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली अंडरमाइंड, डैश द रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली अंडरमाइंड बाय द सॉडी बुक कीपिंग। ओहो, रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली अंडरमाइंड, तो क्या लगेगा? बिकॉज ऑफ, एज सच, और फॉर एवर, और हैज। एज सच मतलब जैसा कि, क्या होता है एज सच का मतलब क्या होता है? जैसा कि। अब जैसा कि बिकॉज ऑफ कारण बताएगा, और यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड्स हैव बीन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो अब चूंकि बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है, तो ये तो लगा ही नहीं सकते हैं हम। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली अंडरमाइंड, ये भी नहीं लगेगा। हेंस मतलब इसका रिजल्ट होगा तो ऐसे ही होगा। एज सच मतलब जैसा कि रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली अंडरमाइंड, हाँ ठीक है, ये एज सच ज्यादा सुटेबल है। ठीक, आगे आ जाते हैं। इनफेलिसिटी, इनफेलिसिटी का मतलब क्या होगा? इनफेलिसिटी मतलब कोई चीज अनएप्रोप्रिएट है, तो ये होगा इनएप्रोप्रिएट रिमार्क। रिमार्क नहीं मतलब इनएप्रोप्रिएट थिंग, कोई चीज जो उचित, इनफेलिसिटी होता है ना कि एप्रोप्रिएट में सुटेबिलिटी, इनफेलिसिटी का मतलब जो चीज सुटेबल नहीं है, जो इनएप्रोप्रिएट होती है। ठीक है, तो ये रहेगा इनफेलिसिटी की मीनिंग बतानी है, सीधे सीधे देखो। कहाँ गया वर्ड, ये लिखा, ये जार्गन है या एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड एक्सप्रेशन मतलब इसकी मीनिंग बतानी है आपको। अब कोरोलरी, कोरोलरी लिखा है इसमें। कोरोलरी मतलब होता है कोई चीज जो नेचुरली होती है, कोरोलरी मतलब जो चीज हमारे साथ नेचुरल होती है वो होता है। समथिंग दैट इज टू एक्सपेंसिव, नहीं। दैट लुक्स रियल, नहीं। समथिंग दैट नेचुरली फॉलोज, यस। जैसे मतलब गर्मी के बाद सर्दी आएगी तो जुकाम पकड़ेगा, नेचुरली है। रिजेंबलिंग कोल माइन, अरे यार कोरोलरी का कोल माइन से कोई लेना देना नहीं है, नेचुरली जो चीज होती है उसको कहते हैं। ठीक है ना, गर्मी के बाद ठंडी होगी ना जब, तो अचानक गर्म से ठंडे में जाओगे, जुकाम पकड़ लेगा, छींके आएंगी। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन की कंडीशन होती है, सिचुएशन इन विच यू आर कंफ्यूज व्हाट टू डू, तो कंफ्यूजन तो हो सकता है ये। और देख लूं जरा, सिचुएशन इन विच टू पीपल आर ग्रुप आर्गू, नहीं। और देख लूं तभी लगाऊंगा, बिना चारों देखे नहीं। सिचुएशन इन विच प्रोग्रेस कैन मेड, तो प्रोग्रेस के लिए लगता नहीं। सिचुएशन इन विच रिलेशनशिप बिकम फन, नहीं, तो फिर यही आएगा। कुछ कंफ्यूजन, क्वाड्री तो थोड़ा कंफ्यूजन के सेंस में लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने का सिचुएशन इन विच यू आर कंफ्यूज व्हाट टू डू, हाँ ठीक है, यही होगा। क्वाड्री होता है एक तरह से डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है व्हेन यू आर अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सिचुएशन होती है। अब आ जाओ स्मग, अच्छा प्रिजम्पशन में आ जाओ। प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन का मतलब होता है एक तरह से अनुमान लगाते हैं हम। प्रिजम्पशन मतलब एक तरह से अनुमान लगाते हैं, जैसे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, और हम कुछ इंफॉर्मेशन मिलने के पहले ही, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है बाकी तो उसी पे कुछ पे गेस लगाया करते हैं।
तो प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और बेस्ड नहीं होता वो। जजमेंट मेड विद अ सर्टेनिटी नहीं, डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता जी। ओपिनियन फॉर्म्ड बिफोर हैविंग ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स पाने के पहले जो हम ओपिनियन बनाते हैं वो होता है ये। स्मग तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है आदमी, ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हो। तो टू कॉन्फिडेंट अबाउट वंस ओन अचीवमेंट्स ये होगा। टू ईगर, ईगर उत्सुकता है ही नहीं इसमें, इमोशनल ड्रामेटिक है ही नहीं, ईगरनेस है ही नहीं, तो ये कॉन्फिडेंस होता है, आदमी थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो 40 क्वेश्चंस ये हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पर अरेंजमेंट करना, फिर वही एक सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है, किसके बाद क्या लगेगा। ऑफ चिल्ड्रन दे आल्सो कंटेन डीपली एम्बेडेड, फिर आ गया एम्बेडेड, ये खत्म तो नहीं होता, डीपली एम्बेडेड पी से एंड नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो सकता। Whereas traditional fairy tales of children नहीं, moral lessons नहीं, were designed, हाँ, whereas traditional fairy tales were designed for the entertainment of children, ऐसे लगाओ। whereas से whereas, जबकि ये शुरुआत करते हैं, जब हम whereas से स्टार्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस जोड़ा जाता है। तो क्यों हुआ फेरी टेल्स वर डिजाइंड, क्यों के बाद एस लग रहा है सीधा सीधा, और अच्छी इंटरटेनमेंट ऑफ चिल्ड्रन तो पी लगा दो। क्यू एस पी शुरुआत में चाहिए हमको, क्यू एस पी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, क्यू एस आर लगा दिया, यहाँ पे है नहीं, क्यू एस पी ये होगा, तो ये वाला लगा। सीधे आप अरेंज करो, सेट करके देखो किसके साथ कौन सा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं शुरू हो रहा है, ये भी दैट अंडर स्कोर्स लिखा, यहाँ पे दैट स्पोर्टिंग लगा, तो दैट से हम शुरुआत तो कर सकते हैं। जैसे मान लो कैसे कभी कभी सेंटेंस लिखता दैट ही विल हेल्प यू इज डाउटफुल, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज doubtful that he will help you, ये भी सही हो सकता है। तो हो सकता है, अब अगर ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो दैट से स्टार्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं, ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एन इंटेलेक्चुअल ट्रुथ, शुरुआत तो ये नहीं हो सकती पीछे। दैट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट तो फिर ये पार्ट के बाद क्या लगाओगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो मतलब क्यू के बाद पी तो 100% लगाना है। देख लेते हैं क्यूपी यहां पे दिया है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। अरे यार हो गया काम, हो गया काम बन गया, एक दो में छुट्टे हो गया ना। मतलब जब हम ये जान गए क्यू के बाद पी लगाना है, क्यू में क्या लिखा है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्यू में पी कनेक्ट हो गया तो बात बन गई, और क्यू में पी कनेक्ट हो गया ये 100% श्योर है, चारों ऑप्शन में एक ही में है क्यू के बाद पी। अब आप वेरीफाई करना चाहो तो कर लो। तो ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एन अनइलेक्टेबल ट्रुथ, अनइलेक्टेबल की ट्रुथ के बाद यस लगा दो, ट्रुथ के बाद लगा दैट अंडरस्कोर्स द लर्निंग प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट्स मीनिंगफुली टुवर्ड्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट, करेक्ट है, ठीक है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाओ 43 में। 43 में बच्चे एंड से स्टार्ट कर दिया, ये होगा नहीं, मतलब पी से स्टार्ट होगा ही नहीं, हालांकि किसी में स्टार्ट भी नहीं किया है, ऐसे क्यू से ही स्टार्ट होगा, पी या आर से ही एंड होगा, ये भी बात है, पी या आर से एंड होगा, आर से एंड, रिट्रीब्यूट और रिब्यूक, आर से तो एंड होने का कोई चांस नहीं दिख रहा, रिब्यूक से तो एंड करने का मुझे कोई लग नहीं रहा कहीं से, तो मतलब पी से एंड हो सकता है। चलो देखें, एंड contentment on account of a life lived, the beneficial outcome of के बाद वो भी नहीं जुड़ेगा, the beneficial outcome of well without retribution ये भी नहीं होगा, and भी नहीं लगेगा, the beneficial outcome of a virtuous life, मतलब Q के बाद S, Q के बाद S लगाना 100% श्योर है, तो पहले हम लोग QS ढूंढते हैं, यहाँ QS नहीं है, यहाँ QS नहीं है, यहाँ QS है, यहाँ QS है, तो मतलब हम QS शुरुआत में कर लेते हैं, विद RPPR देख लेते हैं।
तो द बेनिफिशियल आउटकम ऑफ अ वर्चुअस लाइफ इन स्पेस ऑफ माइंड, माइंड, तो उसके बाद क्या करोगे? वेल विदाउट रिट्रीब्यूशन और रिव्यूक एंड कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पीस ऑफ माइंड है, यहाँ पे क्या होगा? कंटेंटमेंट होगा। तो पीस के साथ कंटेंटमेंट जोड़ो, पी पहले करो, तो क्यूएस के बाद क्या होगा? पी लगाओगे और आर लास्ट में करोगे, तो क्यूएस पी आर। कहीं पर है क्यूएस पी आर? ये लिखा हमको क्यूएस पी आर, ठीक है ना, ये लग गया। चलिए अब आगे आते हैं 44 पे। मोर रिप्रेजेंटेटिव देन लेटर, मोर रिप्रेजेंटेटिव देन लेटर शुरुआत में होगा नहीं। फ्रॉम अ नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम, लिखा इन एज मच एज द फार्मर। अच्छा, यहां लिखा फार्मर, यहां लिखा लेटर, तो हम आर के बाद ही पी लगा पाएंगे। किसी भी सूरत में आर के बाद ही पी लगा सकते हैं और कोई चारा नहीं है। यहाँ आरपी है, यहाँ आरपी नहीं है, यहाँ आरपी नहीं है, यहाँ आरपी नहीं है, तो आर के बाद पी लगाएंगे, 100% श्योर होगा। यहाँ फार्मर, वहां लेटर, आर के बाद पी लगना है, बाकी किसी में है नहीं। ए वाला लगाओ, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। एस में देखो, इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स, डिफर्स के बाद क्या हो? क्यों डिफर्स? अब देखो ये भी सही हो रहा है ना, डिफर के बाद हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, तो डिफर्स फ्रॉम अ नॉन। अब तो एकदम 100% श्योर हो गया, कोई चिंता नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया। अब यहां आ जाओ 45 पे। क्रसेस द स्पिरिट बिहाइंड द सर्विस, आगे लिखा इट स्टंट्स द पर्सन ऑफरिंग द सेम एंड एग्जीबिशन। सेम एंड एग्जीबिशन लगेगा नहीं। इट स्टंट्स, ये क्या लिखा है? वर्ब में एस लगा है। इट स्टंट्स द पर्सन ऑफरिंग द सेम एंड, एंड के बाद ये क्रसेस में वर्ब में एस लगा है। एंड क्रसेस द स्पिरिट बिहाइंड द सर्विस व्हेन सर्विस इज डन फॉर एग्जीबिशन। फॉर के बाद व्हेन सर्विस इज डन फॉर एग्जीबिशन और फॉर फियर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, मतलब एस के बाद आर लगेगा 100%, क्यू के बाद पी लगेगा 100%। ठीक है, तो क्यू के बाद पी लगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां एंड हो रहा है, तो क्यू हो गया, पी हो गया, फिर एस के बाद आर लगाओ, तो एस आर क्यू पी एस आर, एस आर क्यू पी। तो पहले क्यू पी एस आर का जोड़ा है, एस आर का जोड़ा कहाँ मिल रहा है? यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ एस आर और क्यू पी दोनों का जोड़ा है। एस आर का जोड़ा, क्यू पी का जोड़ा, दोनों मिल रहा है, ये लगा लो, अब मिल गया आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ फिर से वही फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वही नौटंकी। चलो कोई बात नहीं, अभी 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की कर चुके हैं। यहाँ फिर आ जाओ 46 में। इट डज नॉट लुक लाइक ही इज गोइंग डैश इन हिज स्टडीज देन, देन लगा। इट फर्दर किसके साथ देन लगा सकते हो? फर्दर देन लगता नहीं, इस फर्दर के साथ देन नहीं लगता, फर्दर देन नहीं, फर्दर तो ये फार्दर है, ये फार्दर है, इन्हीं दोनों के साथ देन लग सकता है, इन्हीं दोनों के साथ देन लग सकता है। तो इट डज नॉट लुक लाइक, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये नहीं लगेगा, नेगेटिव है तो ए नहीं लगाना पड़ेगा। कहा था नेगेटिव में ए नहीं लगता है, तो एनी फर्दर, एनी फर्दर लगाओ, तो डी वाला हो जाएगा। आ जाओ 47 में। डैश ऑल द कंफ्यूजन द थीफ मेड अ क्वाइट गेट अवे। डैश ऑल द कंफ्यूजन, मतलब एक चोर था, वो कहीं घुस गया होगा चोरी वोरी करने के लिए, तो फिर चारों ओर से हल्ला उल्ला मची होगी, तो घबरा गया, घबरा गया तो भाग निकला होगा उसमें। तो ऑल द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में तो अमंग लगता नहीं, अमंग किस में लगता है? ऑब्जेक्ट्स में लगता है। जब ढेर सारी चीजें होती हैं उनके बीच में होगा तो अमंग लगता है, और अमंग तब लगता है जब इसके बाद में कोई वावेल आ जाता है, तब अमंग लग जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में लगेगा। तो यहाँ चूंकि कंफ्यूजन है ना, सिचुएशन है, सिचुएशन में अमंग लगता नहीं है, हटाओ इसको। अब बचा अमिड्स और अमिड, फिर यहाँ पे आएगा, अगर वावेल का मैटर आ गया तो अमिड्स लगेगा, और ऑल द कंफ्यूजन है तो अमिड्स लगा दो, अमिड नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिचुएशन में लगता है, तो सी वाला इसलिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए 48 पर।
द इंट्रिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट रिक्वायर। इंट्रिकेट ऑपरेशन क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, मतलब जब ऑपरेशन बहुत मुश्किलों वाला होता है तो इंट्रिकेट। कभी कभी साइनोनिम में क्वेश्चन ये वर्ड आ सकता है, इंट्रिकेट का साइनोनिम पूछ लिया या अपोजिट पूछ लिया। तो इंट्रिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट। अब ये चीज ये ध्यान लो, ऑपरेशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है, नोट कर लो, फिक्स प्रीपोजिशन एक ग्रामर का रोल बन गया, काम आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन से भी सीखने को मिलता है, यहाँ से सीखो। जब भी आपके एग्जाम में कभी प्रीपोजिशन फिल करने को आ जाए तो ऑपरेशन के बाद ऑन लगाना, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, नोट कर लो। अभी मुझे यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, इसमें तो ये तो गलत होगा नहीं, माना जाएगा, ठीक है। तो इंडिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट, पेशेंट पे कोई ऑपरेशन है और ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रिक्वायर्ड द एक्सपर्टीज ऑफ एंड डैश सर्जन। तो इसमें कैसे सर्जन की एक्सपर्टीज चाहिए? स्पेशलिस्ट चाहिए। तो स्पेशल सर्जन तो होता नहीं कोई, स्पेशलिस्ट सर्जन चाहिए। तो स्पेशलिस्ट सर्जन में कौन सा होगा? स्पेशलाइज्ड सर्जन या स्पेशलिस्ट? स्पेशलाइज्ड नहीं, स्पेशलिस्ट सर्जन चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड सर्जन नहीं होता, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट हो गया। अब 49 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस थोड़ा सा और धैर्य के साथ बैठे रहो। तो देयर आर 30 स्टूडेंट्स, बीच में गैप है, देयर आर डैश 30 स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम एट एनी टाइम। तो 30 स्टूडेंट्स ये काउंटेड है ना, नंबर में है। 30 किस में है? नंबर में है। और याद रखना कि यहां पर देन सब में लगा हुआ है 30 स्टूडेंट्स। तो लेस किसके लिए लगता है? क्वांटिटी के लिए लगता है, अनकाउंटेबल के लिए लगता है, ये लगेगा ही नहीं, ये कटा। फ्यूअर देन ये नंबर के लिए लगता है, ये लग सकता है, यहाँ लेस हो ही नहीं सकता। अच्छा दूसरी बात, ये वाले देन तो लगता है ना, कॉपरेटिव डिग्री के साथ THEN लगता ही नहीं है। दो आंसर यहां से कटे, यहाँ एक कट गया, एक बचा हुआ है, लगाओ यही, ठीक है। 3 वो कट गए ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उनमें, एक बचा हुआ है। अब आ जाए 50 पर। 50 में लिखा है देयर आर मेनी डैश व्हीकल्स, व्हीकल्स लिखा है ना, ऑन द हाईवे ड्यू टू सडन लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हो गई, अचानक से लैंडस्लाइड हो गई, तो फिर रोड जाम हो गया होगा। रोड जाम होगा तो सारे व्हीकल्स क्या हो गए? एक जगह पर अटक गए होंगे, खड़े होंगे। तो स्टेशनरी ये वर्ड होता है तो पेन पेंसिल रबड़ कटर वाला होता है, ये लगेगा नहीं। स्टेशन तो है नहीं, क्योंकि अचानक लैंडस्लाइड हो गई तो कहीं पर बीच में खड़े होंगे ना, स्टेशन पर तो खड़े नहीं है। अगर व्हीकल्स बस स्टॉप पे खड़े होते तब तो स्टेशन लग जाता, तो ये भी नहीं लगेगा। अब दूसरा बचा है स्ट्रैंडेड और स्ट्रैगल। तो स्ट्रैगल जूझना होता है, लगेगा नहीं। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कहीं जाम में अटक गए हैं, तो स्ट्रैंडेड होगा। ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। इसके बाद पार्ट बी शुरू होता है। ये क्या है? अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब फिजिक्स हो गया, ये आशुतोष सर का काम है, वो करवाएंगे, मेरे बस का नहीं है वो फिजिक्स, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। तो 2025 सेकेंड के 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के हमने कर दिए। 1 घंटा 20 मिनट के करीब टाइम लगा है, तो ये 50 क्वेश्चन 1 घंटे 20 मिनट के थे भी। तो 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं, अगला सेशन 2025 के फर्स्ट वाला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।